नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं लिसेंट में पॉइंट 11 नंबर देखेंगे, ईसाई धर्म। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दे घंटी के आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। बाइबल जिसको कहते हैं, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। चलिए आगे चलते हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथेलहम नामक स्थान पर हुआ था। बैथेलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो किसको मनाया जाता है? जन्म दिवस को। ये सब याद रखा करिए। लगती हैं कि छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी बातें हो जाती हैं। जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ है। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथेलहम के निकट नाजरेथ में बिताए। बढ़ई जानते हैं ना, कारपेंटर, जो लकड़ी उकड़ी के काम करते हैं लोग। बैथेलहम के निकट नाजरेथ में बिताए प्रथम 30 वर्ष। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूज एवं पीटर। 2 शिष्य एंड्रूज एवं पीटर हुए। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। तो याद रखिए, सूली पर चढ़ाया गया, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कौन चढ़ाया? पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। क्रॉस। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर माता पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। तो पिता, पुत्र और आत्मा। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तु कलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। नाट्रेडम चर्च है। गोथिक शैली का उदाहरण जो है चर्च है। तो देखिए, 12वीं शताब्दी से अर्थात 1200 ईसा के आसपास, 1200 ईस्वी के आसपास फ्रांस में प्रारंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। आगे चलते हैं, पारसी धर्म को देखते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, ईरानी। तो ईसाई धर्म सुनते हैं, पारसी धर्म सुनते हैं, तो इसको जानिए। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो पूछा जाता है कि ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो जिंद अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य।
विचार, वचन और कार्य। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है अच्छा विचार, अच्छा वचन और अच्छा कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अर्थात एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अग्नि की पूजा करते होंगे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। आइए सबसे चर्चित और मगध धर्म देखते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज अर्थात राजगृह थी। जरासंघ बृहद्रथ का पुत्र था। तो मगध का संस्थापक बृहद्रथ हुआ, उसकी राजधानी गिरिब्रज हुई और जरासंघ उसका पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। किसको हराया था? ब्रह्मदत्त को। ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य में मिला लिया, मगध में मिला लिया अंग राज्य को। तो बृहद्रथ कहाँ के राजा थे? अंग के राजा थे। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैजीवक को भेजा। पूछा जाता है। अवंती के राजा प्रदूत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा प्रदूत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने आजीवक को, जो इसके राजवैद्य थे बिंबिसार के आजीवक, और महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा है। देखिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था और प्रदूत की भी सेवा में जीवक को भेजा। ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा। देखिए, शुश्रूषा जो देख रहे हैं ये हिंदी में बर्तनी में पूछा जाता है। शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, बिंबिसार कई लोगों से शादी किया था। कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो महाकोसला, चेलन्ना और क्षेमा से शादी करी। अपने दिशा उसके साम्राज्य के चारों तरफ जो थे उससे सब शादी के बंधन में बांध लिया ताकि उसका राज्य जो है चारों तरफ से सुरक्षित रहे। तो महाकोसला से, चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो गद्दी के लिए पुत्र ने पिता की हत्या कर दी और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। चलिए आगे चलते हैं।
अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। कुणिक वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि इसके पिता कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। इसलिए बौद्ध धर्म को की सेवा में इसके पिता बिंबिसार भेजे थे अपने महावैद्य जीवक को। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था, वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वर्षकार या वरस्कार था, तो इसी की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या किया, फिर उसका पुत्र जो है अजातशत्रु की हत्या कर दिया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की राजगद्दी पर बैठा। उदयीन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था, तो पिता भी जैन धर्म के अनुयायी थे और पुत्र भी जैन धर्म का अनुयायी हुआ। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो अमात्य के मतलब मंत्री था शिशुनाग। नागदशक हटाकर और 412 ईसा पूर्व में मगध पर बैठ गया और वहां पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो ये सब देख रहे थे बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था। चलिए आगे चलते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। आप देखते हैं ना, कालाशोक का नाम आता है एक जगह, जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उसमें द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई थी, कालाशोक के समय में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी के पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ से मौर्य वंश आता है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हो गया और नंदीवर्धन के बाद जो है नंद वंश का संस्थापक हुआ मगध पर, और मगध का नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य कौटिल्य जिनको कहते हैं, यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए आइए चलते हैं, सिकंदर को देखते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या ईसा पूर्व में कर दी गई। किसका? फिलिप का। तो फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया, आप जानते हैं कि ईसा पूर्व में इधर बढ़ने पर घटता है, तो
359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। इसका कब जन्म हुआ था? 56 में और 26 में, 30 वर्ष बाद जो है ये दुनिया को फतह करने चल दिया। का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिच के युद्ध या झेलम नदी को वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो इसको हाइडेस्पिच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। पोरस को हरा दिया था सिकंदर ने, लेकिन उसकी महानता को देखते हुए सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो देखिए 56 में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। 26 में इसने क्या किया, भारत पर चढ़ाई कर दी और 25 में लौट रहा था और 23 में क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गई 33 वर्ष की अवस्था में। तो सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर भी इसका सेनापति था, लेकिन वो स्थल का सेनापति था। और जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था। बौकेफला, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौकेफला नामक नगर बसाया। बौकेफला नामक नगर बसाया। अब आगे देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थात इसका जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर के बाद हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन को इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं। सेंड्रोकोटस कहा है। ये पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल, निम्न कुल में उत्पन्न। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म छोटी जातियों में हुआ था। तो विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध किससे है, राजनीति से है। बहुत लोग अर्थशास्त्र नाम सुनकर समझते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से जुड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं, उसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। 323 में आप देखे थे कि कौन, सिकंदर वापस चला गया था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा।
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार के बाद देखा गया है कि सभी जैन धर्म के अनुयायी हैं, इसको याद रखिए, पूछा जाता है। अभी पूछ ले कि जैन चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो याद रखिए, यही छोटी छोटी बातें आपको यहाँ से सीखना है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। जो सेल्यूकस निकेटर क्या था? सिकंदर का सेनापति था, स्थल मार्ग का। और जल मार्ग का सेनापति कौन था? इधर दिया था अभी, निर्याकस था। जल मार्ग का सेनापति निर्याकस था सिकंदर का, और सेल्यूकस निकेटर जो यहाँ पर देख रहे हैं ये स्थल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की सांधी शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। तो 4 प्रांत इसको दहेजी समझ लीजिए। तो जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और उसको 4 प्रांत दिए संधि शर्तों के अनुसार, काबुल, कंधार, हेरात और एवं मकरान। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अब इधर चलना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था और इसका राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आप जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से ऑलरेडी कर चुके हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। अंगरक्षक भी सोना और चांदी पहनते थे, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। देख रहे हैं ना, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ये कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं ताकि कोई जहर न मिला दिया हो। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। लकड़ी का बना है, इसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, पत्थर की। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। प्राकृतिक मोड़ देने के लिए, उसको प्राकृतिक रूप देने के लिए उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन
एपियानस ने किया है। एपियानस कोई इतिहासकार रहे होंगे या जो भी, एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। तो फास्टिंग के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये जैन धर्म को मानते थे। चलिए, जैन धर्म में ये सब व्यवस्थाएं हैं फास्टिंग के द्वारा अपने आप को मृत्यु करने के लिए। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। तो बहुत लोग बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं, और बिंबिसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पहले आते हैं। बिंबिसार और बिंदुसार। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए आगे चलते हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। ये क्या है? निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो शैव धर्म और बौद्ध धर्म, ये बीच में जैन धर्म छाया हुआ था। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बीच में सब लोग जैन धर्म के अनुयायी हो गए, और फिर जो अशोक जो आया ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है। चलिए, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, डाइमेकस को। भाई मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो वही कह रहा कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। ये दोनों इसके पुत्र थे बिंदुसार के। तो देखिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के से मदिरा, सूखे अंजीर और एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान
तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाता है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। आइए देखते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। तो आगे चलते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख याद रखिए, अशोक से जुड़े हैं ये। आगे चलते हैं। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में ये उल्लेख है। तो ये एक बार एक प्रश्न पूछा था एक परीक्षा में, और एक परीक्षा में क्या है, हमें लगता है कि लेखपाल में ही पूछा था। जो 2015 का लेखपाल हुआ था उसमें पूछा था कि कलिंग की राजधानी क्या थी। कलिंग का राजा तो खारवेल था, लेकिन उसकी राजधानी बहुत लोग को अभी भी नहीं याद है। तो उसकी राजधानी तोसली या तोसाली। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसको टालमी द्वितीय भी कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक दरबार में। तो देख रहे हैं कि यूरोप से कोई न कोई राजदूत जो है मगध के राजाओं के दरबार में रह रहा है। तो सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। उसके बाद एक आया था एंटियोकस, एक बीच में और आया था जो बिंदुसार के दरबार में आया था, डायमेकस। डायमेकस से बिंदुसार के, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था। और ये जो है बिंदुसार के दरबार में डायमेकस रहता था। और फिर देखिए यहाँ पर जो अशोक के दरबार में देख रहे हैं, तो प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस, अशोक का नाम इतने प्रेम से लिया जाता है, तो उसके दरबार में कौन रहता था तो आपको जानना चाहिए और पूछ भी लेगा। डियानिसियस नाम का एक दूत भेजा था अशोक के दरबार में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आराम से पढ़िए, केवल कहानी की तरह इसको बांच देंगे तो लिसेंट को गागर में सागर कहा रहा है, तो सब ऊपर से उड़ जाएगा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो ये पूछा जाता है, मैं एक प्रश्न देखा था, पीसीएस में प्रश्न पूछा है और इसको क्रम के रूप में पूछा है कि अशोक को है कहाँ कहाँ। तो देखिए, तो पहले बोध गया आएगा, उसके बाद निगाली सागर आएगा, उसके बाद
लुम्बिनी आएगा, अंतिम में लुम्बिनी गया वो। चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक का जो नाती था, तो इसमें देखिए कौन कौन अशोक निर्माण कराए हैं। कर्ज, बराबर की पहाड़ियों में, कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। और अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। चलिए आगे चलते हैं। और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। महामात्र मंत्रियों को कहा जाता था। महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बहुत ही अच्छा फैक्ट है और पूछा जाता है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं ना, लिपि का, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो अशोक के शिलालेखों में इन चारों लिपियों का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आरामाइक। ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से एवं शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। तो ग्रीक एवं आरामाइक कहाँ से? अफगानिस्तान से। ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी पाकिस्तान से, उत्तर और पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी। तो भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। आइए देखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछा जाता है, नोट में लिखा है। खरोष्ठ लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अर्थात जैसे हम लोग जो अभी लिखते हैं अंग्रेजी और हिंदी हम लोग इधर से लिखते हैं। इंग्लिश और हिंदी जो लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो है KH जो है ऐसे लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के शिला अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहालेख। अभिलेखों को, अशोक के शिलालेखों की खोज 1570 ईस्वी में पाद्रेटी हेनथाइलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। 1750 ईस्वी में पाद्रेटी, आप देख रहे हैं कि नाम थोड़े से टेढ़े हैं, पाद्रेटी हेनथाइलर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। ये खूब पूछा जाता है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। तो देखिए ये ईस्वी की बात चल रही है, जबकि अशोक का कार्यकाल जो है ईसा पूर्व में था। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है।
तो पहला अभिलेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा अभिलेख देखते हैं, शिलालेख पत्थर पर लिखवाए जाते थे, ठीक ना। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो यह तीसरा अभिलेख शिलालेख है। चौथा शिलालेख देखते हैं। इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की उद्घोषणा की गई चौथे शिलालेख में। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। आगे चलते हैं, पांचवा शिलालेख देखते हैं। लाइए थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठवां शिलालेख देखते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख देखते हैं। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। देखिए, आपको एकदम याद रहना चाहिए, तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें किया गया है, तो सातवां और आठवां में। सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख में क्या दिया हुआ है, इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि वह राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें 10वां शिलालेख में। तो 7वां और 8वां याद रखिए, तीर्थ यात्राओं का वर्णन है उसमें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों से के सम्मान की बात कही गई है। तो 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और 13वां शिलालेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, कई बार पूछा गया है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन खूब पूछा जाता है। इतना पूछा जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बार पूछा जाता है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। तो कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक का हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 13वां शिलालेख याद रखिए। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो अशोक पहले अपने पूर्वजों की तरह लड़ाई झगड़े में करके खूब अपना युद्ध करके राज्यों को जीता, लेकिन कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें इतना खून खराबा हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद वह युद्ध की नीति छोड़ दिया। तो 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि ये भारत में मिलती है, ठीक ना। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं।
तो देखिए कौन कौन से हैं वो। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। खूब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित कराया। तो प्रयाग स्तंभ इलाहाबाद में है, लेकिन पहले ये कौशाम्बी में था। कौशाम्बी जो इलाहाबाद से सटा हुआ जिला है, लेकिन अकबर ने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। चलिए देखिए, दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो अकबर लाया था और प्रयाग स्तंभ को कौशाम्बी से इलाहाबाद, और टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया। आइए आगे चलते हैं। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में ये स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो फिर इसको भी कर दिया, ये मेरठ से दिल्ली ला दिया। भाई जहाँ ये रहते थे, इनको अच्छा लगता था, वहां पर सब काम करते थे। आगे चलते हैं। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। कार्लायल ने की। तो रामपुरवा अभिलेख जो है, पहले तो ये देख ली कि बिहार में है, बिहार के चंपारण जिले में है, जहाँ पर चंपारण वाला जो गांधी जी पहले बार गए थे, आप लोग आधुनिक भारत में जानते हैं इसको। लौलिया अरेराज, चंपारण बिहार में, यहीं पर है। लौलिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो रामपुरवा ये भी चंपारण बिहार, लौलिया अरेराज, लौलिया नंदनगढ़। तो नंदनगढ़ में नंद मोर, इसको जोड़ लीजिए। नंदनगढ़ में स्तंभ, नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। याद रखिए, बहुत रुम्मीदेई का नाम बहुत आता है। तो सबसे लंबा जो है 7वां है, और सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व दर घटा देने की घोषणा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना कंधार, कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आरामिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो कंधार का अभिलेख जो है ग्रीक और आरामिक दोनों भाषाओं में प्राप्त हुआ है, वही कहा जा रहा है आपसे। तो अशोक का सार एकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आरामिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्रों को काफी जांचा परखा जाता था। मुख्यमंत्री और पुरोहित, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण आज ही नहीं है कि आप किसी भी भारत में बड़े पद पर आप जब जाएंगे तो आईबी भी जांच करती है आपका गुप्त रूप में।
उसी तरह से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्रों की काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। 12 या 16 या 20 होने के पीछे आप लॉजिक समझ सकते हैं। जैसे मान ली कि आधा आधा 6 और 6 हो गए, इधर टाई का हो गया, तो राजा अपना वोट दे करके जो बहुमत वाली बात आती है लोकसभा में, उस प्रकार से कर सके। 16 में भी अगर 17 होता तो ये अपने में भी कर सकते थे, क्योंकि एक को बांटा जा नहीं सकता था। तो वही कह रहा है कि मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामंत्री भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर जो कहा गया है, किसको कहा गया है? जासूस को कहा गया है। यही छोटी छोटी बातें। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासक, आईएएस पीसीएस से आप प्रशासक बनते हैं। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। 6 × 30, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। बहुत तगड़ा दंड था, देख रहे हैं ना। अगर आप 10 रुपया कमाएंगे तो कर के रूप में 1 रुपया दे दीजिए। 100 रुपये कमाएंगे तो 10 रुपये दे दीजिए। 1/10 लिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 1/10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ये पीसीएस में पूछा था किसी परीक्षा में कि एग्रोनोमोई जो अधिकारी था किस प्रकार का अधिकारी था। ऑप्शन में दिया था फलाना फलाना। तो मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा है, अशोक की बात नहीं कर रहा है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। चलिए आइए देख लेते हैं किधर। यहाँ पर तालिका दिख रही थी।
तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान युवराज राजपुत्र, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक द्वारपाल जिसको हम लोग कहते हैं, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रह करता। अब यही आपसे पूछ लेगा कि समाहर्ता क्या होता था अशोक के समय में, तो समाहर्ता जो है आय का संग्रह करता तो होता था, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि कमिश्नर होता था। आगे चलते हैं। पौर क्या होता था? नगर का कोतवाल। तो अभी आपसे पूछ लेगा कि पौर क्या होता था मौर्य काल में, तो नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख, व्यवहारिक प्रमुख जो होता था वो नहीं, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। यहाँ से ऐसे करिए, व्यवहारिक जो होता था मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, कर्मांतिक मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, देखा है ना, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो इसमें देख रहे हैं कि कर्मांतिक जो है उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। वर्णित तीर्थ, तो ये रहा। चलिए आगे देखते हैं कहाँ तक ये मौर्य वंश समाप्त कब होता है। इसके बाद ब्राह्मण वंश आएगा, तो आइए इसको समाप्ति कर देते हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। चंद्रगुप्त आप जानते हैं कि सेल्यूकस को हरा दिया था, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर को। पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा
एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। जाहिर सी बात है, संस्था एक जगह होती है और संचार घूमते रहता है। चलिए, अच्छा बात है, लिंक जोड़ा जा सकता है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। पूछ लेगा कि अभी राजुक किसको कहते थे, तो आपको बताएंगे, खूब नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे बताएंगे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। देखिए कितना बात है, यही बात आपसे पूछ ले प्रीलिम्स में 5 तो चेक करते हैं स्टेट कमीशंस में या राज्य सरकार के कोई भी एग्जाम हो, आपसे 5 चेक करते हैं। तो सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था और जनपदीय न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवी कहलाती थी, अर्थात रूप दिखाकर को जीवन यापन जो करती हो, ठीक ना। तो इसका मतलब उस समय वेश्यावृत्ति होती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवी कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की थी। तो ये जो फैक्ट आप देख रहे हैं ना, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को करने वाली महिला रूपाजीवी कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो ये दोनों पूछा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। तो आगे ब्राह्मण समाज आएगा, साम्राज्य आएगा, तो उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन आइए देखते हैं, इसमें कुछ छूटा तो नहीं, इधर कुछ दिख रहा था। ये जो है ये जो कॉलम जो दिख रहे हैं चार्ट, सैन्य समिति एवं उनके कार्य देखे थे कि सैन्य समितियां जो हैं 6 समितियों में बटी थी, 5-5 लोगों के। तो वही कह रहा है कि प्रथम जल सेना की व्यवस्था, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय जो है यातायात एवं रसद की व्यवस्था। भाई सेना को देख रहे हैं ना, ये उस समय के अनुसार काम हो रहा है। प्रथम जो समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय जो समिति थी यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय जो समिति थी पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ जो अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। और पंचम गज सेना की देखरेख। और षष्टम जो है रथ सेना की देखरेख। तो जो है अशोक के समय में जो समितियां थी, तो देखिए पहली जो है जल सेना हो गई, और दूसरा यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तीसरा पैदल, अश्वारोही, गज सेना, रथ सेना। तो ये 5 प्रकार की तो सेनाएं थी उसके पास। उस समय
5 प्रकार की सेनाएं थी, जल सेना, पैदल सेना, अश्वारोही, गज सेना, रथ सेना। ठीक है ना। तो इसमें जप अगर, तो हम ऐसे अगर देख लें, जप अगर, तो इसमें द्वितीय को छोड़ दीजिए, तो जल सेना, पैदल सेना, अश्वारोही सेना, गज सेना और रथ सेना। तो ये था मौर्य वंश। चलिए, आशा करते हैं कि आपको पढ़ करके मज़ा आया होगा। तो दोस्तों चलिए, आज की कथा कहानी यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब किए नहीं रहेंगे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए, फिर मिलते हैं।